तो पीछे 2 सेशन में हमने 4 चैप्टर कर लिए, अब हम चलते हैं हमारे 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर में अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, Messrs. Dhoom Dhoom Furniture Mart, located and registered under GST in the state of Chhattisgarh, sells furniture from its showroom to Lucky Dhaba। ठीक है, लक्की ढाबा located and registered in the state of Jharkhand। ठीक है, Messrs. Lucky Dhaba requested to deliver the furniture to Mr. Pyare Lal, his landlord, at new rented home at Patna। ठीक है, तो लक्की धूम से जा रहा था ये लक्की ढाबा को, और लक्की ने बोला कि इसको पटना में डाल दो। ठीक है, और ये लक्की कहाँ पे रजिस्टर्ड है? लक्की रजिस्टर्ड है झारखंड में। ठीक है, तो अगर the Messrs. Dhoom Furniture Mart sends the furniture with a proper e-way to Patna, ठीक है, through a transporter who made the delivery to the Pyare Lal। determine the place of supply। तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, रिसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होता है तो ये बिल टू शिप टू मॉडल हो गया, तो बिल टू मॉडल, प्लेस ऑफ सप्लायर, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ बायर। तो क्या रहेगा? लक्की द ढाबा कहाँ पे रजिस्टर्ड है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, छत्तीसगढ़ में तो सप्लाई रजिस्टर्ड है। ये लक्की ढाबा का रजिस्टर्ड है झारखंड, तो झारखंड होगी इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, Messrs. Buildwell Engineering Consultant, located and registered under GST in Gurugram, ठीक है, हरियाणा में, provided architectural services to Taj India Limited, located and registered in Mumbai, ठीक है, for its hotel to be constructed on land situated in Dubai। Determine the place of supply of architectural services provided by Messrs. Buildwell इंजीनियरिंग तो ताज इंडिया लिमिटेड। तो ताज इंडिया लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अगर B2B होता है तो रजिस्टर्ड पर्सन देखा जाता है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली, तो ये रजिस्टर्ड है मुंबई में। तो ठीक है, इनकी जो सप्लाई सब सर्विसेज, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो रहेगी मुंबई महाराष्ट्र, जहाँ पे ताज इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये दोनों ही रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो जहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, जो बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन वगैरह से। So it's hotel in Mumbai, so GST in Mumbai. So Mumbai will be the place of supply in this question. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफलातून स्पेयर्स लिमिटेड, located and registered in the GST in Haryana, supplied spare parts FOB basis to Mr. Lakshmi Khurana and the unregistered person located in Rajasthan। ठीक है, अफलातून ने किया कहाँ पे सप्लाई किया है? राजस्थान में, spare parts। ठीक है, मिस्टर लक्ष्मी खुराना बुक द कुरियर हिमसेल्फ विद ब्लैक डार्ट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। ठीक है, ब्लैक डार्ट कुरियर रजिस्टर किया फॉर डिलीवरी, राजस्थान में डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, लक्ष्मी खुराना ने। ब्लैक डार्ट कुरियर पिक्ड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा, डिलीवर्ड द कुरियर इन राजस्थान। तो देखो, अगर ये रजिस्टर्ड है तो देखो इस केस में क्या होता है, अगर बायर रजिस्टर्ड है तो हो जाती है रजिस्टर्ड प्लेस जो भी है। ठीक है, जो पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, बट यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी खुराना जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने कुरियर किया है, तो प्लेस का होगी जहाँ पे हैंडेड ओवर किए गए हैं। तो पिक्ड अप डिलीवरी कहाँ है, कहाँ पे हैंड ओवर किए गए? हरियाणा से। ठीक है, राजस्थान के लिए, तो हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई टू लक्ष्मी खुराना। ठीक है, तो लक्ष्मी खुराना के लिए क्या होगी? ऑप्शन ए, हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? मिस्टर जावेद एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन हिसार, ओ हमारी सिटी से, went to Delhi for seeking admission of his child। ठीक है, ये हिसार से दिल्ली गए हैं आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने बच्चे का। ठीक है, और मिस्टर जावेद गॉट द डिमांड ड्राफ्ट जनरेटेड एट ICDI बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड ने रजिस्टर कराया, और ये जो रजिस्टर किया इन्होंने फॉर डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फी टू द ICI। ठीक है, साहिबाबाद में इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कराई है। उसके बाद मिस्टर जावेद डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक में कोई बैंक अकाउंट तो था ही नहीं, डिमांड ड्राफ्ट तो बना ही देता है बैंक बिना उसके भी। डज नॉट हैव एनी पॉलिसी ऑफ केवाईसी भी नहीं है इनका। ठीक है, बैंक की कोई पॉलिसी नहीं केवाईसी लेने की डिमांड ड्राफ्ट के लिए। फॉर कस्टमर नॉट हैविंग
बैंक अकाउंट, ठीक है, उनके यहाँ कोई बैंक अकाउंट था नहीं तो उन्होंने लिया नहीं। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बैंक के केस में क्या होता है, अगर आपके पास रिसिपिएंट, आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है, आपका रिसिपिएंट का एड्रेस है तो रिसिपिएंट का एड्रेस होता है, ठीक है, वरना अगर नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर यानी कि बैंक की लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, बैंक। तो बैंक की लोकेशन क्या है, दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी यहाँ पे, दिल्ली, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, उनका पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी एड्रेस अवेलेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे वही होगी जो बैंक की लोकेशन है जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लकी, ए रेसिडेंट ऑफ नोएडा यूपी, वर्किंग इन ए प्राइवेट फर्म, वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर फैमिली वेकेशन via चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल इन हिज ओन कार, दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल। After entering Chandigarh, his car broke down due to some technical issue. He called on roads, an emergency roadside car assistance company, to repair the car. The car was repaired by the staff on roads and does not have in codes of the address of the person taking the car assistance. तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है किसकी कार ठीक करें, कहाँ पे, कहाँ का एड्रेस उसका। तो वैल्यू कितनी थी, 50,000 बीइंग लेबर चार्जेस, 40,000 and 10,000 spares. The bill was supposed to be generated online through the server, but due to technical issue, it was not generated. तो हमें क्या बतानी है, देखो, एक तो ये कार कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, तो ये सेक्शन 12 आ जाएगा एक तो, क्योंकि देखो लोकेशन और बायर और सप्लायर दोनों ही इंडिया में है, ठीक है। अब देखो ये जो है लकी सिंह प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, तो ये तो रजिस्टर्ड है नहीं, ठीक है। तो इनका अगर एड्रेस होता, अगर ये रजिस्टर्ड होते तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हो जाती, बट अगर उसका एड्रेस है नहीं, अब सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वही रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो उसी का एड्रेस अवेलेबल है, तो दिल्ली, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड दिल्ली विल बी द आंसर, ठीक है। जनरल केस में ये होता है, अगर रजिस्टर्ड होता है रिसिपेंट तो उसका एड्रेस होता है, बट अगर नहीं है रिसिपेंट रजिस्टर्ड तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहाँ पे सर्विस किसने प्रोवाइड किया, दिल्ली, जो कार असिस्टेंट ऑन रोड्स कंपनी है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके। फ्यूरी इंडिया लिमिटेड, फ्यूरी इंडिया लिमिटेड received an order for supply of services amounting to $5 lakh, ठीक है, यूएस बेस्ड कंपनी। फ्यूरी को एक ऑर्डर मिला है सप्लाई करने का सर्विसेज, ठीक है, एक यूएस कंपनी को। इंडिया इज अनेबल टू सप्लाई द एंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, आस्क न्यू मैक्सिको, न्यू हु इज नॉट इन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। फ्यूरी का लेना देना नहीं है, इन्होंने क्या नीक से सर्विसेज के लिए, सारी सर्विसेज फ्यूरी नहीं दे सकती इंडिया से, ठीक है। फ्यूरी इंडिया में लिमिटेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इन्होंने क्या न्यूक से मांगा है 40% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। फ्यूरी लिमिटेड रेज द इनवॉइस ऑफ एंटायर 5 लाख, बट द यूएस क्लाइंट पेड 3 लाख टू फ्यूरी एंड डायरेक्टली 2 लाख टू न्यूक। तो इन्होंने क्या किया, 40% जो था 2 लाख का नीक से सर्विसेज ली, ठीक है, नीक जो कि मैक्सिको में रजिस्टर्ड थी, ठीक है। 2 लाख की इन्होंने ली और 3 लाख की फ्यूरी ने की, इनको टोटल 5 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यूएस वाली ने 2 लाख इसी को पे कर दिया, ठीक है, 2 लाख इसको पे कर दिया और 3 लाख इसको पे कर दिया डायरेक्ट, विच इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ आरबीआई एंड आल्सो पेड फ्यूरी लिमिटेड आईजीएसटी ऑन द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम नीक, ठीक है। अब नीक से जो सर्विसेज इन्होंने ली थी 2 लाख की, फ्यूरी ने इस पे आईजीएसटी भी दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोला है, अज्यूमिंग ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 26 are fulfilled, determine the value of export of services assuming that all amounts are given exclusive GST। तो देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, बेशक इन्होंने आउटसाइड करके की है 2 लाख की सर्विसेज, बट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो एक्सपोर्ट की वैल्यू ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, वो मानी जाएगी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इन्होंने यूएस कंपनी के साथ की थी, यानी कि 5 लाख रुपीज। तो इसका आंसर होना चाहिए 5 लाख रुपीज, एक्शन एज पर क्लेरिफिकेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल इशूइंग ए टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कब कब इशू करते हैं,
इनमें से क्या क्या सही है? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं, इनकरेक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई तो चाहिए होती है। A registered person whose annual turnover is greater than 5 crore in the preceding year is not required to mention registration। कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल चाहिएगा, तो ये भी इनकरेक्ट। Quantity is not required to be mentioned in case of goods when goods are sold on as is where basis। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये पॉइंट भी गलत है इनका, चारों सर्विसेज चारों पॉइंट गलत है, तो इनमें से आंसर होना चाहिए सी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the rate of tax nature of supply of services if the same is not determinable at the time of recipient of advance, receipt of advance। देखो, जब एडवांस आ जाए और ये नहीं पता हो ना कि क्या सर्विसेज का रेट रहेगा और सब कुछ नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला है आप 18% और उसको IGST मान के चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 18% और IGST, पॉइंट नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ASC, a registered person under GST, supplied goods amounting to 1,18,000, ठीक है, to BSC, a registered person under GST, on 30th September। BSC further sold such goods to Rakesh, a consumer who come to his shop on 30th October in cash। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा डायग्राम में लिख लेते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है। ASC एक रजिस्टर्ड पर्सन GST में, ठीक है, 1,18,000 की सर्विसेज दी है BSC को, ठीक है, 1,18,000 इंक्लूडिंग GST। और BSC रजिस्टर्ड पर्सन GST, BSC फर्दर सोर्सेज गुड्स, तो इन्होंने क्या किया, राकेश को बेच दिया। राकेश को कितना बेच दिया, इन्होंने बेच दिया राकेश को ये 2,36,000 का, ठीक है, इंक्लूडिंग GST। ASC ने क्या किया यहाँ पे, ASC ने फिर क्रेडिट नोट इशू कर दिया है, ठीक है, क्रेडिट नोट इशू किया है, कितने का, 11,800 का, फॉर रेट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब BSC ने क्या एंटर्ड क्रेडिट नोट इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है, इन्होंने भी एंटर किया 11,800 का क्रेडिट नोट, बट फिर क्या बोला है, विदाउट इंटीमेटिंग राकेश, इन द नेम ऑफ राकेश बट विदाउट इंटीमेटिंग राकेश, बट इसको बताया नहीं, ठीक है, इसको भेजा नहीं। ऑन 2 नवंबर एंड रिड्यूस्ड इट्स टैक्स लायबिलिटी, इसकी टैक्स लायबिलिटी खुद की कम कर ली, बट राकेश को कोई इंटीमेशन नहीं दिया है। So as per the GST provision, which of the above mentioned supplier are allowed to reduce their output tax liability। तो देखो, ASC ने अपनी सारा काम कंप्लीट किया है, उन्होंने इनपुट क्रेडिट नोट जो है इशू भी किया और सेंड भी कर दिया, BSC को इंटीमेट भी कर दिया, तो ASC कर सकता है, बट इन्होंने इंटीमेट ही नहीं किया, सिर्फ इन्होंने क्या बना के रख लिया है, तो उसका क्या करेंगे, तो BSC को नहीं हुआ, तो ASC इशू अलाउड है अपना रिड्यूस करने के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारे 3 ऑप्शन थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हमारे खत्म, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, एक और चैप्टर हमारा हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रिफंड का जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, तो रिफंड के केस में क्या बोलते हैं, मिस्टर रमन प्लास्टिक्स इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक टॉयज, इट इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मिस्टर रमन जो है हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है। It procures its raw material from Punjab. During the month of April, it has purchased 35 lakh and paid IGST 6.3 lakhs. It supplied 30% on its production in the state of Jammu Kashmir। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या 30% है, where the 70% of the production were supplied taxable at the rate to a merchant exporter during the month of April। ठीक है, रिटर्न्स ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल विल ड्यूली फाइल्ड इन टाइम विद इन द ड्यू डेट, जो कि नेक्स्ट मंथ की 20th होती है, तो ये 20th मई। लास्ट डेट अप टू विच द टैक्स पेयर कैन क्लेम द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखो, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर दिया, तो ये कितना टाइम वो मिलता है इनको, जो भी जिस मंथ का था ना ये, उससे उसकी नेक्स्ट जो भी डेट होती है 20th मई होगी, जो रिटर्न फाइलिंग डेट GST और CB, उससे प्लस 2 ईयर्स तक ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 20th मई 2022, 20th मई 2022, तो आंसर होगा ये। ठीक है, बी इज द आंसर इन दिस केस, 20th मई 2022
आगे चलते हैं। मिस्टर चमचम, Mr. Chamcham registered under GST in Delhi. It is a domestic trader as also an exporter of wholesale goods. His annual turnover and input tax details are as follows. ठीक है, टर्नओवर कितना है, ये है, एग्जाम्प्ट गुड्स का ये है और एक्सपोर्टेड गुड्स का ये है। ठीक है, ये हो गया इनका टर्नओवर और ये है इनका, ये टर्नओवर है और ये इनपुट्स है। ये क्या हो गया है, ये पार्टीशन में एक गलती हो गई स्पेस में। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है कॉपी पेस्ट, तो कहीं ना कहीं मैं ठीक करके दूंगा जो जो ये गलती हुई है। जो मेरी पीडीएफ है ये आपको ना मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का। ओके, नो जीएसटी इज पेबल ऑन exempt and exported goods. Mr. Chamcham seek your expert help in calculating the amount of ITC which is eligible to claim under GST law. तो जीएसटी लॉ के अंदर कौन कौन सा क्लेम कर सकते हैं? टैक्सेबल गुड्स का मिल जाएगा, ठीक है, और एग्जाम्प्ट गुड्स का नहीं मिलेगा। एग्जाम्प्ट गुड्स उसका आईटीसी क्या मिलेगा, और एक्सपोर्टेड गुड्स का भी मिल जाता है, रिफंड में मिल जाता है। ठीक है, तो क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 9 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल हो गया इनका, ये हो गया 11 लाख। ठीक है, तो जो रिफंड मिल जाएगा आईटीसी का, रिटर्न मिल जाएगा, वो ये मिल जाएगा इनको एलिजिबल टू क्लेम। तो ये हो जाएगा इनका 11 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों का मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मिस्टर प्रभु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मार्बल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स domestically as well as exporting the same. His annual turnover and the input tax details are as follows. टैक्स, ये टर्नओवर है और ये टैक्स इनपुट है। ठीक है, इन्होंने भी वही कुछ वैसा ही दिया, टैक्सेबल एक्सपोर्ट एग्जाम्प्टेड। मिस्टर प्रभु एक्सपोर्टेड द गुड्स अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। वैल्यू ऑफ गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड कितनी होगी, 60 लाख रुपीज। ठीक है, और मिस्टर प्रभु सीक योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी विच ही इज एलिजिबल अंडर जीएसटी। तो इन्होंने क्या निकाला है, जीएसटी के अंदर जो जो इनको रिफंड एलिजिबल है, तो देखो निकाल दें इसका। तो इसका कैसे निकालेंगे हम अमाउंट, सबसे पहले तो एलिजिबल आईटीसी कितना होगा इसका, इन दोनों का, एग्जाम्प्टेड का नहीं होगा तो एक्सपोर्टर्स का होगा। तो ये कितना हो गया, 12 लाख 5,000 प्लस 5 लाख 50,000, ये हो गया 18 लाख। ठीक है, और इनका जो एडजस्टेड, ये हो गया इनका नेट आईटीसी जो अवेलेबल है। ठीक है, नेट आईटीसी। और अगर हम इसका निकालेंगे एडजस्टेड टर्नओवर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1,25,00,000 प्लस में 75 लैक्स, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 2 करोड़। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 करोड़। अब जीरो रेटेड सप्लाई कितनी है इनकी, जीरो। ठीक है, तो नेट आईटीसी अवेलेबल है 18 लाख एंड 2 करोड़ टोटल टर्नओवर है, और जो एक्सपोर्टर टर्नओवर कितना है, 75 लैक्स। ठीक है, तो 18 लैक्स का अगर हम निकालते हैं तो 18 लैक्स इनटू में आईटीसी कितना रिफंड होगा, 75 लैक्स डिवाइड बाय 2 करोड़, तो कितना आएगा, 18 लैक्स में 75 डिवाइड बाय 2 करोड़, तो ये आया 6,75,000। ठीक है, तो कितना रिफंड अवेलेबल, जितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो कितना है, 6,75,000। ठीक है, एक्सपोर्टेड गुड्स का जो कर सकते हैं, रिफंड कितना मिल जाएगा इनको आईटीसी का। ठीक है, बाकी जो था ये डोमेस्टिक का था जो क्लेम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नहीं, रॉन्ग, फॉल्स।
Exempt supply means export of goods or services for or both or supply of goods or services or both to a special economic zone, developer or special economic जॉन यूनिट। नहीं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम सर्विसेज का ये मतलब कब से हो गया। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। अच्छा हाँ, बट लेविएबल टू टैक्स अंडर आईजीएसटी, ये कोई बात हुई। ठीक है, ये भी है फॉल्स। आईटीसी मे बी अवेल्ड फॉर जीरो मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स। आईटीसी मे बी अवेल्ड ऑफ जीरो मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स। यस, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स 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 ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हो, ये चारों क्वेश्चन हो गए, यही आंसर थे हमारे। ठीक है, तो हमारा ये रिफंड का भी चैप्टर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑडिट एंड असेसमेंट। ठीक है, ये हम आज लास्ट चैप्टर करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट। तो पहला ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट सप्लाई ऑन 20th अगस्त प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसोर्टेड टू, द असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th नवंबर एंड टैक्स पेयर बिकम लायबल टू पे डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी टू कितना 10,000, टैक्स पेयर पेड द अमाउंट ऑन 20th Feb नेक्स्ट ईयर, नंबर ऑफ डेज फॉर विच टैक्स पेयर इज लायबल टू टैक्स। देखो 20th अगस्त का कंसाइनमेंट था, तो टैक्स देना कब था, नेक्स्ट मंथ की 20th तक, जब उसको 3 देनी थी। और अगर उसने नहीं दिया तो कब से टैक्स लगना शुरू होगा, 21 सितंबर। ठीक है, से लेके कब पे किया है फिर बाद में 20th Feb। ठीक है, तो सितंबर के कितने दिन हो गए, सितंबर के 9 प्लस में अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 40, 70, 101, 132। ठीक है, और जनवरी के 20, 133, और जनवरी की 20, 153, 153 डेज टोटल। तो 153 डेज इज, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। रीना बैनर्जी एंड एसोसिएट्स इज engaged in retail business of selling mobile phones in the state of West Bengal. It has affected supplies to the customer in the state of Uttar Pradesh and Haryana. Its total turnover during the current financial year is 18 lakh. Owing to low profit margins in the business, she has decided to shut down the business in the next financial year. The proper officer has collected evidence of the interstate supply की है of mobiles affected by Reena Banerjee during the current financial, but now the proper is bound to make assessment that it was liable for registration but not did not get the registered under GST। ठीक है, बहुत गलत बात है, GST इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, वाह। You are required to assess the proper officer determining assessment can be done in this case। सेल्फ असेसमेंट नहीं, प्रोविजनल नहीं, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये कर सकते हो, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड थी नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई भी किया है, तो रजिस्ट्रेशन के लायबल तो थे। तो थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज क्या, 5 years, 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड फाइलिंग ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए 5 years वाला है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा प्रोविजंस में, 5 year है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, हमारे यही आंसर आए हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड रिकवरी में शायद 1-2 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। अंडर द जीएसटी लॉ, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ आईटीसी is on account of reasons other than fraud, willful misstatement or suppression of facts etc is। तो इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, इसकी टाइम लिमिट होती है 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल टू विच द डिमांड परटेन्स। ठीक है, आईटीसी का अगर ये होता है ना, को नोटिस नॉन पेमेंट का, तो ये टाइम लिमिटेड है, 2 years and 9 months। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपको डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। आपने टैक्स ले लिया बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो इस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब उनका मन करेगा तब वो टाइम शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे, डी नन ऑफ द वो। ठीक है, तो फर्स्ट का ये था और सेकंड का ये था। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ये हो गया। अब लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ये भी कर लेते हैं। ठीक है,
लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। तो इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द जीएसटी लॉ। तो इन्होंने क्या बोला है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट टू द कमिश्नर शैल रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म। थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है, ये तो फर्म दोनों को ही करना पड़ेगा। The firm and the retiring partner shall intimate the date of retirement of to commissioner. Retiring partner shall be liable to pay tax interest। नहीं, दोनों को नहीं करना है, या तो किसी एक को करना है, ठीक है। Either retiring partner or firm shall intimate the date of retirement of such partner to the commissioner. Retiring partner shall be liable to pay tax interest penalty due to the date of his retirement, either determined or not on the date। ठीक है, तो पॉइंट सी इज करेक्ट अभी तक। तो इधर रिटायरिंग पार्टनर और द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट सच पार्टनर टू कमिश्नर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट ड्यू टू द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। नहीं, ये पॉइंट गलत है, ठीक है, तो हमारा पॉइंट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, मोहनदास हैज सप्लाइड गुड्स टू करमचंद गांधी जी के नाम है दोनों, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। मोहनदास हैज सप्लाइड गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल कृष्णा देव। ठीक है, मोहनदास ने क्या किया है, करमचंद को सप्लाई किया गुड्स, और इनवॉइस किसका इशू किया है, प्रिंसिपल का, कृष्णा देव का। तो चलिए क्या है इसका देखते हैं, स्टेटमेंट बतानी कौन सी सही है। फर्स्ट ये क्या बोलते हैं, मोहनदास शैल बी जॉइंटली एंड severally liable to pay the GST payable on such goods। Krishnadev will be jointly and severally liable to pay liability GST payable on such goods। ठीक है, पॉइंट सी बोथ ए बी, ठीक है, तो दोनों ही लाइबल है। बेशक उन्होंने डायरेक्टली कर दिया है, बट लाइबल इसमें दोनों रहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, फर्स्ट वाले ये सेकंड का आंसर है और ये फर्स्ट का। ठीक है, तो दोनों ही लाइबल रहेंगे इस केस में। तो यहाँ पे हमारे 10 चैप्टर तक हो गए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टे वेल, स्टे सेफ and keep studying. Wish you all the best for your exams and keep studying. I had tried to do this by my best and मैंने क्या बाइफरकेट कर दिया, तो आप इजीली 100 MCQ कवर कर सकते हो, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप एक साथ 100 MCQ कवर करने बैठ जाते तो शायद ही वो कब पूरे हो जाते, और बोरियत भी हो जाती है एक साथ 100 क्वेश्चन साथ में देख के। तो ये फटाफट हो जाएंगे, आप जैसे जैसे चैप्टर रिवीजन करते रहोगे, इनको साथ साथ में देखते रहना, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा आपका। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमने कितने MCQ कवर कर लिए अब तक। ये हमारा 3rd वीडियो है एंड इससे पहले 2 वीडियो और हो चुके हैं। ठीक है, 5th भी हो गया हमारा, 6th हो गया। ठीक है, तो ये 6, 3 और 7th रिफंड का हो गया। ठीक है, 8th वाला हो गया ऑडिट असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी एंड लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, 2 क्वेश्चन ये भी हो गए। ठीक है, तो MCQ बुकलेट के अगर आप सीरियल नंबर मैच करोगे तो ये नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे GST के हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पहले 2 वीडियोस में 19 हो गए थे, अब यहाँ पे हो गए हमारे 16 एंड 4 20 और हो गए 19, 39 क्वेश्चन टोटल हमारे हो चुके हैं। अभी 25 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, ये टोटल 6 हो जाएंगे, 6 नहीं 7 है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है एंड बाकी ये जो है छोटे छोटे चैप्टर्स, तो ये कल की वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और thank you for watching the video. Please share with your friends, and if you're liking this video, subscribe to our channel. Stay tuned with more updates, and thank you so much for watching.